स्टूडेंट आप सही बच्चों का पेपर है हेल्थ वेलनेस एंड योगा। बेसिकली इस पेपर में आपका जो भी सवाल आएगा वो सारा का सारा आप सही बच्चों को कंप्लीट हो जाएगा। आप बस इस वीडियो को देखिए और पढ़ के चले जाइए, एक भी सवाल आप सही बच्चों को नहीं छूटने वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर करिएगा दोस्तों को, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, शारीरिक शिक्षा का अर्थ बताइए, इसकी परिभाषा और इसका महत्व बताइए। शारीरिक शिक्षा मतलब फिजिकल एजुकेशन, इसका आपको डेफिनेशन भी देना है, साथ ही इसका अर्थ भी समझाना, मीनिंग क्या होता है और इसका जो महत्व है, इंपॉर्टेंस जो ये भी बताना है। तो चलिए यही जानते हैं सबसे पहले। तो इसका अगर अर्थ के बारे में बात करें तो शारीरिक शिक्षा जो है हमारे पास है, फिजिकल एजुकेशन जिसे कहते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है, यानी वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में खेलकूद, साथ ही साथ व्यायाम और जो विभिन्न प्रकार की हमारे जीवन में जो शारीरिक गतिविधि होती है, जिसके थ्रू क्या होता है हम सभी व्यक्ति के मन में शरीर है, मन है और जो व्यवहार है, इसका एक समग्र विकास मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हमारा हो पाता है। इसका उद्देश्य अगर कहा जाए ना, सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखना नहीं होता है, बल्कि हमारे जीवन में अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व और जो आत्मविश्वास है, ये सभी गुणों का क्या करना, विकास करना होता है। ये रियल मीनिंग होता है हमारे पास है जो फिजिकल एजुकेशन का। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा के हिसाब से तो बहुत सारे देखिए जो प्रसिद्ध शिक्षाविद है अपने अपने हिसाब से अपने कथन दिया है। जैसे जे.बी. नैश के अनुसार कहा गया है कि शारीरिक जो शिक्षा है वो शिक्षा का वह भाग है जो हमारे शरीर की गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति के समग्र जो विकास है उसको सुनिश्चित करने का कार्य करता है। अर्थात यह कहा जाए कि यह सिर्फ व्यायाम तक लिमिटेशन नहीं है इसका, यह हमारे मानसिक, सामाजिक और हमारे नैतिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। तो ये इसका अर्थ था, ये इसकी परिभाषा थी। अब इसका महत्व के बारे में बात करें, देखिए शारीरिक शिक्षा का महत्व जो है आज का जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है यानी आधुनिक जीवन है, इसमें और भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि आपको मालूम है हमारे सभी लोगों की जो जीवन शैली है वो बहुत ही अधिक बैठने वाली हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सही बच्चे भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पेंड करते होंगे वो बैठ के करते होंगे। इसके प्रमुख देखिए महत्व है। सबसे पहले यह हमारे पास क्या करता है, यह हमारी शारीरिक जो स्वस्थ है उसको बनाए रखता है, हमारा जो सेहत है वो अच्छा बनाए रखेगा। क्योंकि इसमें हम लोग नियमित खेल और व्यायाम से जो शरीर रहता है हमारा वो मजबूत रहता है, लचीला रहता है और साथ ही साथ ऊर्जावान हमारे शरीर को बनाता है। इससे मोटापा, थकान और कई बीमारियों का खतरा जो है वो टल जाता है या फिर कम हो सकता है हमारे पास है। दूसरा ये क्या करता है, यह मानसिक विकास में यानी हमारा जो मानसिक विकास है उसमें भी ये सहायक होता है। खेल कूद से आपको मालूम है स्ट्रेस यानी तनाव कम होता है, एकाग्रता हमारी बढ़ती है और साथ ही साथ हमारा जो मन है वो प्रसन्न रहता है। विद्यार्थी भी क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तीसरी बात करें तो शारीरिक शिक्षा जो है हमारे पास है वो हमारे भीतर कहीं ना कहीं हमारे जो सामाजिक गुण है उनका विकास करती है। जैसे अगर आप टीम में गेम्स खेलते हैं तो टीम से आपको सहयोग की भावना, माफ करिएगा, सहनशीलता, साथ ही साथ जीवन अनुशासन और एक नेतृत्व की जो भावना है, इन सभी चीज़ों का क्रमबद्ध विकास होता है। इससे व्यक्ति क्या है, समाज में अपने बेहतर तरीके से समायोजित हो पाता है। चौथा पॉइंट अगर बात करें, यह हमारे नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने कार्य करती है। खेलों का नियम का पालन करना हमें ईमानदारी और जो खेल भावना के प्रति जो निष्ठा है, साथ ही साथ हमारे व्यक्ति के जो चरित्र निर्माण है, इन सभी चीज़ों में बेसिकली सहायक होता है। इसके अतिरिक्त कहा जाए तो शारीरिक शिक्षा जो है वो हमें आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियमित अभ्यास से व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, एक साहस पैदा होता है, साथ ही साथ आत्मनियंत्रण नियंत्रण माफ करिएगा और जो सकारात्मक सोच है, इन सभी चीज़ों का विकास होता है। तो ये था, अगर आपको पूछा जाएगा शारीरिक बेसिकली जो हमारे पास शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल से जुड़ा हुआ है वो बताइएगा। अब निष्कर्ष के बारे में बात करें तो अंत कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा जो है एक अभिन्न शिक्षा का एक अभिन्न अंग है हमारे पास, जो व्यक्ति के सर्वगुण जो विकास है उसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। स्वस्थ शरीर से ही मन क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। इसलिए जीवन में शारीरिक शिक्षा को अपनाना क्या बहुत ही जरूरी भाग है हमारे पास। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा शारीरिक शिक्षा का, आप लोग इस प्रकार बना के लिख सकते हैं। अगला हमारे पास आसन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा बैठने वाला आसन, हाँ एकदम सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर योगा से जुड़ा हुआ आप समझ सकते हो। आसन आपने नाम सुना, इसके विभिन्न प्रकार क्या है वो बताते हैं। तो आसन योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसमें शरीर को हम लोग क्या करते हैं, एक विशेष मुद्रा में स्थिर करते हैं और साथ ही साथ सहज रूप में रख सकते हैं। आसन जो शब्द का अर्थ है वो स्थिर बैठने या ठहरने की स्थिति को कहा जाता है। योग में आसन का जो उद्देश्य होता है, बेसिकली जब योगा करते हैं उसमें शरीर को लचीला बनाना नहीं बल्कि क्या करना है, मन को स्थिर रखना भी होता है और साथ ही साथ शरीर और मन के बीच हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस स्थापित करते हैं। पतंजलि जी के अनुसार कहा जाए तो स्थिर और जो सुखद स्थिति है उसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, आसन कहा जाता है। अर्थात ऐसी मुद्रा जिसमें शरीर जो है बिना किसी तनाव के यानी बिना किसी स्ट्रेस के अगर आराम से स्थिर रह सके, यही चीज़ क्या हमारे लिए आसन होता है। अब देखिए आसन का नियमित अगर अभ्यास करते हैं तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान बनाने का कार्य करता है। यह हमारी मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है,
रक्त संचार को बेहतर करता है और साथ ही साथ हमारी जो मानसिक शांति है उसको प्रदान करने का कार्य करता है। इसके माध्यम से हमारे जीवन में कई बीमारियां जो है उनसे भी हम लोग बच सकते हैं। आसन के जो विभिन्न प्रकार है और उनके जो उद्देश्य है, ये सभी चीज़ें हमारे शरीर पे क्या करती है, एक प्रभाव डालती है। इसलिए इसे आप कुछ भाग में हमें बांटे हुए, जैसे सबसे पहले बैठ कर किए जाने वाला आसन होता है जिसे सिटिंग पोस्चर कहते हैं, इसमें आते हैं। इसका उपयोग ध्यान और जो हम लोग प्राणायाम करते हैं इसके लिए किया जाता है, जैसे पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती है। ये आसन हमारे क्या करते हैं, मन को शांति करते हैं और साथ ही साथ ध्यान में सहायता करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें दूसरे प्रकार के खड़े किए जाने वाले जो आसन है, स्टैंडिंग जो पोस्चर सामने है, जैसे ताड़ासन है, त्रिकोण है, वृक्षासन है, ये सभी क्या है, शरीर के संतुलन को सुधारते हैं, मांसपेशी को मजबूत बनाते हैं और शरीर की जो मुद्रा है, ठीक है, उसको सही करने का कार्य करते हैं। तीसरे प्रकार में बात करें तो पीठ के बल जो लेट कर किए जाने वाला आसन है, ठीक है, वो शामिल होते हैं, जिसे सुपाइन पोस्चर्स कहते हैं, जैसे श्वासन है, पवन मुक्तासन है, सेतु बंधासन है, ये सभी चीज़ शामिल होती है। ये आसन शरीर को आराम देते हैं, तनाव कम करते हैं और जो थकान है उसको दूर करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा अगर हम पेट के बल, जैसे यहाँ पीठ के बल लेट रहते हैं, पेट के बल जो किए जाने आसन है, प्रॉन पोस्चर जिसे कहते हैं, ठीक है, इसमें भुंजासन है, शलभासन है, धनुरासन है, ये सभी रीढ़ की हड्डी को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं और जो हमारा पाचन तंत्र है उनको सुधारने का कार्य करते हैं। एक अन्य श्रेणी है उल्टे आसन, जिसे इन्वर्टेड पोस्चर कहते हैं, जैसे स्वर्गासन, शीर्षासन। इसे शरीर उल्टी दिशा में होता है, जिससे रक्त का प्रवाह जो है वो मस्तिष्क की ओर बढ़ता है और मानसिक जो क्षमता है उसमें सुधार होता है। हालांकि हमें इसे बहुत ही सावधानी से और अभ्यास करना चाहिए। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि आसन जो है योग का आधार है और शरीर और मन दोनों को संतुलित और स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता करता है। विभिन्न प्रकार के आसनों का अगर नियमित और सही तरीके से अभ्यास करें तो हमारे जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से ये हमें सशक्त बनाने का कार्य करता है। तो ये सवाल अगर आसन से जुड़ा हुआ आएगा तो आप इस प्रकार बना से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, योग क्या है और इसका जो महत्व है ये भी बताने बोला गया। तो आइए चलिए जानते हैं योग के बारे में। तो योग हमारे भारतीय परंपरा की एक प्राचीन और एक वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है, यानी पुराना और हमारा जो कह सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति है, जिसका उद्देश्य यही है कि शरीर, मन और आत्मा के बीच क्या करना है, संतुलन यानी बैलेंस स्थापित करना है। योग जो शब्द है वो संस्कृत का एक युज शब्द या कह सकते हैं युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। अर्थात योग वह प्रक्रिया जिसके थ्रू बेसिकली हमारे शरीर के व्यक्ति, मन और आत्मा को हम एकीकृत करके क्या करते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य और शांति प्रदान करने का कार्य करते हैं। पतंजलि द्वारा जो रचित योग सूत्र है उसमें योग को चित्तवृत्ति निरोध कहा गया है, यानी मन की चंचल अगर आपकी वृत्तियां हैं तो उनको नियंत्रित करने का एकमात्र मार्ग है जिसे हम योग कहते हैं, ठीक है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं होता, अपितु कहा जाए तो ये हमारा समग्र जीवन बेसिकली पद्धति होता है। इसमें आसन यानी जो शारीरिक मुद्राएं होती है, प्राणायाम जिसमें हम लोग श्वास नियंत्रण करते हैं, ध्यान जिसे मेडिटेशन कहते हैं, और नियम जो बहुत सारे होते हैं, उन सभी चीज़ों का यहाँ पर पालन करना शामिल किया जाता है। योग व्यक्ति को क्या करता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हमारे पास स्वस्थ बनाने का कार्य करता है। योग का महत्व जो है अत्यंत ही व्यापक है। सबसे पहले यह हमारी शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाता है। नियमित योग करने से, अभ्यास करने से हमारा जो शरीर है लचीला, मजबूत और ऊर्जावान बनता है। यह पाचन तंत्र को सुधारता है, रक्त संचार को संतुलित करता है और साथ ही साथ हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारे पास है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। कई बीमारी, जैसे अगर बात करें डायबिटीज, जैसे मधुमेह कहते हैं, हाइपरटेंशन, उच्च जो बेसिकली बीपी हो गया और मोटापे, इन सभी चीज़ों को योग क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो योग बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि आज का जो हमारा स्ट्रेसफुल वर्ल्ड चल रहा है, तनावपूर्ण जीवन है, उसमें योग, ध्यान और प्राणायाम, इन सभी के माध्यम से मन को शांत करना है, तनाव और चिंता को कम करने का कार्य करता है तथा एकाग्रता बढ़ाने का कार्य करता है। इससे व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है और साथ ही साथ जो सकारात्मक सोच है यानी पॉजिटिव जो थॉट है बेसिकली, वो भी क्या होता है, हमारे पास बढ़ता है। अगर बात करें आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो योग जो है आत्मज्ञान और आत्म शांति का एक मार्ग प्रदान करता है, ताकि ये व्यक्ति के अपने भीतर की शक्ति को उसको पहचाने और अपने जीवन के जो उद्देश्य है उसको समझने में ये मदद करता है। योग के माध्यम से व्यक्ति जो है संतुलित और अनुशासित जो जीवन है वो जीने सीखता है, ठीक है। वर्तमान समय योग का जो महत्व है और भी बढ़ चुका है, क्योंकि आपको मालूम है आजकल जो हमारी असंतुलित जीवन शैली है, तनावपूर्ण और जो प्रदूषण के कारण लोग कई प्रकार बीमारी ग्रसित हो रहे हैं, ऐसे में योग हमें एक प्राकृतिक और एक सुरक्षित उपाय के रूप में सामने आता है। निष्कर्ष बात करें तो योग केवल आप व्यायाम नहीं सोचें, इससे हमारी संपूर्ण जीवन शैली है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और साथ ही साथ आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाती है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाते हैं तो हम एक स्वस्थ, संतुलित और जो सुखमय जीवन है उसे पा सकते हैं। तो ये अगर योग से जुड़ा हुआ सवाल आता है तो ये आप लोग आराम से इसे बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, सामान्य रोग क्या होता है, कॉमन डिजीज क्या होते हैं, उसके जो विभिन्न प्रकार क्या होता है ये बताते हैं। देखिए, जब नाम है सामान्य और इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन डिजीज है,
तो क्या होगा, ऐसी बीमारियां जो हमारे मानव जीवन में अक्सर हम लोग रोज देखते हैं या फिर रोज देखते थे कहीं ना किसी को हो ही रहा है, जो शरीर के सामान्य कार्यों को प्रभावित करती है। ये रोग हल्के भी हो सकते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सर्दी जुकाम। क्या आज तक आपने कभी इसका दवाई सुना है? कभी नहीं सुना। क्यों? ये पार्टिकुलर किस टाइम तक ही रहता है, उसका खुद ब खुद खत्म हो जाता है, फिर आ सकता है या कभी गंभीर भी बन सकता है यदि हमें से समय समय पर भी ध्यान नहीं देता। सामान्य रोगों का संबंधित जो है वो व्यक्ति की दिनचर्या, खान पान, स्वच्छता, पर्यावरण और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे होता है। आधुनिक जो हमारा जीवन शैली है, प्रदूषण, असंतुलित आहार और तनाव के कारण इन जो रोग है इसकी संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। सामान्य रोग को मोस्टली हम दो भाग में बांटते हैं, एक होता है कम्युनिकेबल, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। संक्रामक और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति फैल सकते हैं। इसमें फैलने के देखिए जो मुख्य कारण है वो सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी माइक्रो, जिसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, पैरासाइट है या परजीवी हमारे पास है। ये रोग बेसिकली हवा, पानी, भोजन, कीट या सीधे संपर्क से फैल सकते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड जिसे सर्दी जुकाम कहते हैं हम लोग, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसे कहते हैं, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये सभी के सभी ये हमारे कम्युनिकल डिजीज संक्रामक रोग होते हैं। इन रोगों से बचाव के लिए हमें स्वच्छता और जो साफ पानी है उनका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास मच्छरों से बचाव होना चाहिए और टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। यदि समय पर हमें उपचार ना मिला तो ये रोग क्या होगा, तेजी से फैल सकते हैं और एक गंभीर रूप ले सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बताया हुआ है असंक्रामक रोग, जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ये नहीं फैलता। ये रोग मुख्य रूप से हमारी जीवन शैली, अनुवांशिक कारण और पर्यावरण के प्रभाव से होता है, जैसे डायबिटीज मेलिटस जिसे मधुमेह कहते हैं, हाइपरटेंशन, रक्तचाप, हार्ट डिजीज, हृदय रोग, कैंसर, ये सभी शामिल होते हैं। ये रोग धीरे धीरे विकसित होते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं। इसका प्रमुख कारण असंतुलित आहार, व्यायाम की कमी, धूम्रपान, शराब का सेवन और जो तनाव है, ये सभी चीज़ें। अगर हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो इसे काफ़ी हद तक हम लोग बच सकते हैं। सामान्य रोगों को अगर उनके समय और प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तीव्र रोग जिसे हम लोग एक्यूट रोग कहते हैं, ठीक है, एक्यूट डिजीज कहा जाता है। ये अचानक उत्पन्न होते हैं और कम समय में भी ठीक हो जाते हैं, जैसे बुखार है, सर्दी है या संक्रमण है। वहीं पर दीर्घकालिक जिसे हम लोग क्रोनिक रोग, मतलब क्रोनिक डिजीज कहते हैं, जो लंबे समय तक बना रहता है, जैसे डायबिटीज़ है, अस्थमा, हृदय रोग है, ये सभी शामिल। इसके अलावा कुछ रोग है पोषण संबंधी, न्यूट्रिशन डिजीजेज भी है, जैसे जो शरीर के पोषक तत्व की कमी के कारण या अधिकता के कारण बेसिक होता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को आयरन की कमी हो जाएगी तो उसको एनीमिया नामक बीमारी, विटामिन डी की कमी होगा तो हड्डी कमजोर हो जाएगा। यह सभी चीज़ दर्शाता है बेसिकली कि अगर हमें संतुलित आहार मिलता है तो ये हमारे जीवन में स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक होता है। निष्कर्ष के बारे में बात करें तो सामान्य रोग जो बेसिकली हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उतना अगर उचित जानकारी, सावधानी, स्वच्छता और जो एक संतुलित जीवन शैली अपनाकर इन सभी चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच हो गया, व्यायाम हो गया, पौष्टिक आहार हो गया, ये हमें स्वस्थ और एक रोगमुक्त जीवन जीने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मानव स्वास्थ्य पर शराब और जो तंबाकू है इसके जो प्रतिकूल प्रभाव है इसका आपको वर्णन करने बोला गया है। तो आज के समय में जहाँ शराब और तंबाकू का सेवन करना एक गंभीर सामाजिक और जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन चुका है, कई लोग देखते हैं तनाव, फैशन या साथियों के प्रभाव में आकर इनका सेवन शुरू कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत एक लत बन जाती है और ये हमारे शरीर पे गहरा नकारात्मक प्रभाव डालती है। शराब और तंबाकू दोनों ही मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कई घातक जो बीमारी होती है उनका ये कारण बनते हैं। सबसे पहले तंबाकू के प्रभाव की बात करें तो इनका सेवन जो है धूम्रपान, जिनमें सिगरेट है, बीड़ी है या चमाना वाला जो आइटम जैसे गुटखा, खैनी, सेवन के रूप में किया जाता है। तंबाकू में निकोटीन नामक नशीला पदार्थ होता है जो लत लगाता है। इनके सेवन से कैंसर, विशेषकर फेफड़ा, मुंह और गले का कैंसर खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा तंबाकू में जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज है जिसे COPD कहते हैं, खांसी है, दमा और सांस लेने में कठिनाई होती है। इसमें यह रोग बेसिकली हृदय और रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारे पास दिल का दौरा और जो हाई BP उसकी संभावना बढ़ सकती है। दूसरी ओर अगर शराब का सेवन ये शरीर के लिए और भी हानिकारक है। अधिक मात्रा में शराब पीने से जो यकृत यानी जो हमारा लीवर है इस पर बुरा असर पड़ता है और लीवर क्रोसिस जैसी बीमारियां जो होती है हो सकती है। इसके अलावा शराब जो है मस्तिष्क की जो कार्य क्षमता है उसको प्रभावित करता है, जिससे आपकी सोच समझने की क्षमता वो कम हो जाती है, निर्णय लेने की शक्ति कम पड़ सकती है और व्यवहार में आपका परिवर्तन आता है। लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। शराब और तंबाकू दोनों ही कहा जाए तो संयुक्त प्रभाव और भी खतरनाक पैदा करता है। यह शरीर को रोग प्रतिरोध क्षमता कम करता है, जिससे व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ने लगता है। साथ ही से पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और भूख में कमी, उल्टी, गैस, अन्य समस्याएं कहीं उत्पन्न करता है। इनके सेवन का असर जो है केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी हमें पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम है व्यक्ति कार्य क्षमता घटेगी, पारिवारिक संबंध बिगड़ेंगे और जो हमारी आर्थिक क्षमता है या आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाती है। सड़क दुर्घटना और हिंसात्मक घटनाओं में भी शराब का बहुत बड़ा योगदान है।
निष्कर्ष के बारे में बात करें तो शराब और तंबाकू दोनों ही क्या हमारे पास है, मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक चीज है। स्वास्थ्य जीवन के लिए सॉरी अगर आपको स्वस्थ जीवन के लिए इनसे दूर रहना सबसे अच्छा उपाय है। जागरूकता, सही शिक्षा और आत्मसंयम, इनके माध्यम से हम इन सभी बुरी आदतों को से बच सकते हैं और एक स्वस्थ खुशहाल और जीवन है वो पा सकते हैं। ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ अगर स्वास्थ्य संबंधी या कह सकते हैं शराब से जुड़ा हुआ सवाल आएगा तो आपको इस प्रकार बना के लिखना है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास है मधुमेह, जिसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं, और इस पे एक लिखने बोला आपको। तो मधुमेह, जिसे अंग्रेजी में हम लोग डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं, ये दीर्घकालिक लंबे समय तक यानी क्रोनिक डिजीज में आता है, जिसमें हमारे शरीर में जो रक्त शर्करा ब्लड शुगर लेवल है वो सामान्य स्तर से अधिक हो जाता है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता, और बने हुए इंसुलिन का जब सही ढंग से उपयोग नहीं होगा तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे पेनक्रियाज, जिसे हम अंग्रेजी से कहते हैं, उससे निकलता है और शरीर में जो ग्लूकोज का लेवल है ना उसको मेंटेन करता है। ठीक है, ग्लूकोज को बेसिकली क्या करता है, ऊर्जा बनाने में मदद करता है और मेंटेन करता है। मधुमेह दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 मधुमेह में शरीर बिल्कुल भी जो है इंसुलिन हार्मोन नहीं बनाएगा, जबकि टाइप 2 में बेसिकली क्या होता है, मधुमेह में शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। मतलब दो टाइप है, एक बार इंसुलिन नहीं बनाएगा और एक बार सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। आजकल जो मोस्टली हम लोग बेसिकली जो शुगर लेवल देखते हैं या डायबिटीज देखते हैं वो सेकेंड टाइप का होता है। ये अक्सर जो गलत खान पान, मोटापा, शारीरिक जो निष्क्रियता है इसके कारण होता है। इन रोगों के प्रमुख लक्षण में बार बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना, अत्यधिक भूख लगना, थकान, धुंधला दिखाई देना और घावों का देर से बना शामिल है। यदि समय पर इसका इलाज न किया गया तो कई गंभीर जटिलताओं को जन्म देता है, जैसे हृदय रोग, किडनी की समस्या, आंखों की कमजोरी और नसों का नुकसान। मधुमेह के कई कारण होते हैं। पहला, अनुवांशिकता, जिसे जेनेटिक कारण माना जाता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा असंतुलित आहार, जो आपका इनबैलेंस्ड डाइट फूड है बेसिकली, अधिक मीठा, जंक फूड का सेवन, मोटापा, तनाव, व्यायाम की कमी, ये सभी चीज़ें शामिल होती है। आधुनिक जीवन शैली में इन बीमारियों को और बढ़ावा देने का कार्य करती है। मधुमेह का अगर कहा जाए तो पूर्ण इलाज तो कभी संभव नहीं हुआ आज तक, लेकिन इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है, जिससे हमें कम शक्कर हो सके और कम वसा वाला जो चीज़ है वो खा सके। नियमित डॉक्टर से बेसिक सलाह लेना चाहिए, नियमित टहलना चाहिए, प्राणायाम करना कह सकते हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। साथ ही साथ समय समय पर जो ब्लड शुगर लेवल उसकी जांच करनी चाहिए। मधुमेह जो है बेसिकली डायबिटीज़ मेलिटस जो है एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसको नियंत्रित किया जा सकता है यदि व्यक्ति अपनी जीवन शैली बेसिकली सुधार कर लेता है। तो साथ ही साथ अगर संतुलित आहार अपनाएं और नियमित रूप से स्वास्थ्य की देखभाल करें तो इस रोग के प्रभाव को कम कर सकते हैं, और यही एक बेसिकली स्वस्थ जीवन को और हम आगे अग्रसर बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संतुलित आहार क्या है। बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं, इसके घटक और साथ ही साथ इसके जो स्रोत होते हैं उन सभी चीज़ों का वर्णन करने बोला गया है। तो आइए जानते हैं। संतुलित आहार, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, यह वो आहार है जिससे व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है हमारे पास, और जल, ये सभी उचित मात्रा में और सही अनुपात में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ऐसा आहार जो शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, वृद्धि और विकास में मदद करता है, साथ ही साथ रोगों से बचाव मदद करता है। केवल पेट भरना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि भोजन का एक पोषणपूर्ण और साथ ही साथ संतुलित होना हमारे पास आवश्यक होता है। अब इसके देखिए प्रमुख घटकों में से कहा जाए, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता है जो शरीर को ऊर्जा देता है। इसमें हम लोग जो मुख्यतः खाना खाते हैं, चावल है, गेहूँ है, रोटी है, आलू है, मक्का है, शक्कर है, ये दैनिक कार्यों के लिए क्या आवश्यक जो हमारी शक्ति है वो प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद प्रोटीन आता है जो शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए जरूरी होता है। प्रोटीन में देखिए जो दाल आता है, अंडा है, मांस है, मछली है, सोयाबीन और चना है, ये मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और शरीर का जो वृद्धि सहायक होता है। तीसरा हमारे पास है वसा, जिसे हम फैट करते हैं। देखिए ये ऊर्जा का हमारे पास एक सघन कह सकते हैं स्रोत है और शरीर को क्या करता है, गर्म रखने में मदद करता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं घी, तेल, मक्खन, नट्स यानी जैसे बादाम या मूंगफली शामिल होते हैं। वसा का सेवन जो है केवल सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा इस स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक सिद्ध हो सकता है। फिर अगला हमारे पास है विटामिन, जो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको हमारा बढ़ाता है और विभिन्न जो शारीरिक क्रिया है हमारे पास उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके स्रोत है हरी सब्जी, फूल माफ करें, फल है, दूध है और अंडे। उदाहरण के लिए विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन जो है गाजर एवं जो हरी पत्तियां हैं बेसिकली उन हरी सब्जी वाले जो हमारे पास उसमें पाया जाता है। खनिज लवण जिसे मिनरल्स कहते हैं, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस, ये हड्डी को मजबूत बनाते हैं, रक्त निर्माण और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं उनमें दूध है, हरी सब्जियां और साथ ही साथ फल और अनाज है। अंत में कहा जाए तो जो जल है संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह बेसिकली क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पाचन में सहायता करता है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार कहा जाए तो संतुलित आहार का सेवन करने से व्यक्ति केवल स्वस्थ, मजबूत और सक्रिय नहीं रहता, बल्कि कई बीमारियों से शाश्वत बचता भी है। तो ये था आपसी बच्चों के लिए
आपका हेल्थ वेलनेस का पेपर है। इसमें से जो सवाल बन सकता था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आप सभी बच्चे आराम से पेपर देने जाइए, पेपर देख के आइएगा, फिर कौन सा पेपर पढ़ना है ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी आप सभी बच्चों को बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।